जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टारगेट एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए जो कि क्लास 10th का है। दोस्तों, यह मैट्रिक एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यह 2024 के लिए, जी हाँ, मैट्रिक बोर्ड 2024 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो इसे आप शुरू से अंत तक देखें। इसमें जितने भी प्रश्नों का संग्रह किया गया है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसे आप शुरू से अंत तक देखिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है कि हीलियम कैसा तत्व है। जी, हीलियम कैसा तत्व है? अक्रिय, क्रियाशील, सक्रिय या उदासीन? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अक्रिय तत्व है। जी हाँ, हीलियम अक्रिय तत्व है दोस्तों। और हीलियम के अलावे न्यून, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडॉन ये सभी अक्रिय तत्व हैं। नेक्स्ट है सेकेंड नंबर का, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात क्या है? जी हाँ, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के परमाणु संख्याओं का अनुपात कितना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2:1। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? तो दोस्तों, आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन बी। और आवर्त सारणी में वर्ग या समूह की संख्या 18 होता है। जी हाँ, वर्ग या समूह 18, जबकि आवर्त की संख्या 7। नेक्स्ट है 4 नंबर का। 4 में दिया गया कि सिलिका क्या है। जी हाँ, सिलिका क्या है? ऑप्शन ए धातु, बी अधातु, सी उपधातु और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सिलिका जो है वह उपधातु है। जी हाँ, और सिलिका जो है सिलिकॉन, उसको सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी कहा जाता है, SiO2। जी हाँ, SiO2 कहा जाता है सिलिका को, यानी कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है 5 नंबर का, सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड का क्रियाशील मूलक कौन सा है? जी हाँ, यह दिया गया जो है OH, यह क्रियाशील मूलक कौन सा है? कीटोन, एल्डिहाइड, अल्कोहल या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्कोहल। जी हाँ, यह अल्कोहल क्रियाशील मूलक का है। नेक्स्ट है 6 नंबर का, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? ऑप्शन है संयोजन क्रिया, प्रकाश संश्लेषण क्रिया, अपघटन और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश संश्लेषण क्रिया। जी हाँ, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान ही ऑक्सीजन का संतुलन बना होता है, क्योंकि पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। इस प्रकार से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट है 7 नंबर का, कि पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3.5 किलो जूल प्रति मोल। नेक्स्ट है 8 नंबर का, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? ऑप्शन है 2, 4, 6, 8। तो दोस्तों, मानव हृदय का जो कोष्ठ होता है उसकी संख्या 4 होती है, 2 बायां साइड और 2 दाहिना साइड। इस प्रकार से मानव हृदय में कुल कोष्ठकों की संख्या 4 होती है। नेक्स्ट है 9 नंबर का। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। 9 नंबर का प्रश्न है, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब लगभग कितना होता है? ऑप्शन दिया गया है 120 mmHg, बी है 150 mmHg, सी 80 mmHg और डी 90 mmHg। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए, 120 mmHg। जी हाँ, यहाँ पूछा जा रहा है प्रकुंचन दाब। तो प्रकुंचन दाब जो होता है 120 mmHg होता है, जबकि अनुशीतलन दाब जो होता है 80 mm प्रति AHg होता है। तो इस प्रकार से आप लोग जानते होंगे कि BP का जो
मानव हृदय में जो बीपी जो होता है, ब्लड प्रेशर जो होता है, वह होता है 120/80। 120/80, जिसमें 120 होता है प्रकुंचन और 80 होता है अनुशीतलन। तो यहाँ पूछा जा रहा है प्रकुंचन, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 120 mmHg। नेक्स्ट है 10 नंबर का, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? जी हाँ, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? जड़, तना, पत्ता या फूल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पत्ता में। जी हाँ, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पत्ता के द्वारा होता है। नेक्स्ट है 11 नंबर का, कि कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है? जी हाँ, कृत्रिम वृक्क जिसे डायलिसिस कहा जाता है, तो कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नाइट्रोजन। जी हाँ, नाइट्रोजन को वह जो है रुधिर से अपोहन के द्वारा अलग करता है। नेक्स्ट है 12 नंबर का, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? जी हाँ, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुकुलन द्वारा। जी हाँ, मुकुलन विधि द्वारा। यह एक अलैंगिक प्रजनन विधि है और अलैंगिक प्रजनन विधि द्वारा हाइड्रा में प्रजनन होता है, जिसे मुकुलन कहा जाता है। नेक्स्ट है 13 नंबर का, कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी साइन आई बटा साइन आर। जी हाँ, साइन आई बटा साइन आर किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है। नेक्स्ट है 14 नंबर का, दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण उपयुक्त होता है? ऑप्शन है समतल, उत्तल, अवतल और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अवतल दर्पण। जी हाँ, दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जबकि वाहनों में साइड मिरर के रूप में पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों डॉक्टर के द्वारा आँख, कान, दांत आदि को देखने के लिए, बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 15 नंबर का, कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है? जी हाँ, स्पेक्ट्रम में जो ये प्रिज्म से होकर के जब प्रकाश को गुजारा जाता है, श्वेत प्रकाश को, तो वह जो है 7 रंगों में विभाजित हो जाता है दोस्तों। और जो सबसे ज़्यादा जो झुकाव होता है वह किस रंग का होता है? तो वह होता है बैगनी रंग का। जी हाँ, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन डी। बैगनी सबसे नीचे होता है, इसका झुकाव सबसे ज़्यादा होता है। सबसे ऊपर रेड होता है, इसका झुकाव सबसे कम होता है। और दोस्तों लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा एवं बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। नेक्स्ट है 16 नंबर का, कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? ऑप्शन है उष्मीय प्रभाव, चुंबकीय, रासायनिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। जी हाँ, विद्युत फ्यूज जो होता है विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। नेक्स्ट है 17 नंबर का, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है? किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी R बराबर V बटा आई। जी हाँ, R बराबर V बटा आई। नेक्स्ट है 18 नंबर का, कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? जी हाँ, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों धाराएं। जी हाँ, दिष्ट धारा एवं प्रत्यावर्ती धारा दोनों धाराएं प्राप्त होती है। नेक्स्ट है 19 नंबर का, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? जो मच्छर डेंगू उत्पन्न करता है तो वह कौन सा जल में रहता है? साफ जल या गंदा जल, खारा जल या मृदु जल में? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए साफ जल में होता है। नेक्स्ट है 20 नंबर का, कि निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? जी हाँ, कौन सा जो है वो बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? ऑप्शन है लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा, कोयला,
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नाभिकीय ऊर्जा। जी हाँ, नाभिकीय ऊर्जा जो है यह बायोगैस का स्रोत नहीं है। बाकी लकड़ी, गोबर गैस और कोयला ये सभी बायोगैस ईंधन का स्रोत है। नेक्स्ट प्रश्न 21 नंबर का। दोस्तों, अगर आप मैट्रिक परीक्षा की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट है 21 नंबर का। सामान्य दृष्टि से वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग कितनी होती है? अल्पतम का मतलब है न्यूनतम यानी सबसे कम दूरी। जी हाँ, तो सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दर्शन की यानी कि स्पष्ट देखने की अल्पतम दूरी लगभग कितनी है? ऑप्शन दे रहा है 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 25 सेंटीमीटर। जी हाँ, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट है 22 नंबर का। लोहे की परमाणु संख्या कितनी है? जी हाँ, लोहे की परमाणु संख्या कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 26। जी हाँ, लोहा को आयरन कहा जाता है और इसका संकेत Fe होता है। जी हाँ, और इसका परमाणु संख्या 26 है। जबकि 24 जो है यह क्रोमियम का है, Cr 24, और मैग्नीज Mn 25 और कोबाल्ट CO 27। तो Fe 26 यह आयरन यानी कि लोहा का परमाणु संख्या है। नेक्स्ट है 23 नंबर का। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच मान क्या होगा? जी हाँ, अगर कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है वह क्षार कहलाता है। जी हाँ, उसे क्षार कहते हैं। और क्षार का मान, पीएच मान जो होता है दोस्तों वह 7 से अधिक होता है। अब 7 से अधिक का ऑप्शन यहाँ पर डी है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 10। जी हाँ, अगर 7 से अधिक होता है उसको क्षार कहते हैं और 7 से अगर कम पीएच मान होता है उसको अम्ल कहा जाता है। और जिसका पीएच मान 7 होता है वह उदासीन होता है। नेक्स्ट है 24 नंबर का कि विद्युत धारा, जी हाँ, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, जो विद्युत धारा उत्पन्न करता है वह जनित्र कहलाता है। जी हाँ, ऑप्शन ए जनित्र। नेक्स्ट है 25 नंबर का कि लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? जी हाँ, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? ऑप्शन है कम हो जाता है, स्थिर रहता है, या बहुत अधिक बढ़ जाता है, या निरंतर परिवर्तित होता है। तो दोस्तों, विद्युत धारा का मान लघु पथन के समय यह बहुत अधिक बढ़ जाता है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 26 नंबर का। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित किससे है? जी हाँ, मनुष्य में वृक्क जो है जिसे किडनी कहा जाता है, तो वृक्क एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कहता है पोषण से, बी श्वसन से, सी उत्सर्जन से और डी परिवहन से। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी उत्सर्जन से। जी हाँ, उत्सर्जन क्रिया उसे कहते हैं शरीर से जो व्यर्थ पदार्थ है उसे बाहर करने की क्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है। और किडनी का काम है व्यर्थ पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना, तो इसलिए उसका संबंध उत्सर्जन से है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 27 नंबर का कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? जी हाँ, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान जो रहता है उसे क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिनेप्स कहलाता है। जी हाँ, उसे सिनेप्स कहते हैं। नेक्स्ट है 28 नंबर का कि पराग कोश में क्या होते हैं? जी हाँ, पराग कोश में क्या होते हैं? ऑप्शन ए कहता है बाह्यदल, बी अंडाशय, सी अंडप और डी परागकण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी परागकण। जी हाँ, पराग कोश में परागकण होता है। नेक्स्ट है 29 नंबर का कि विकास के दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? जी हाँ, विकास के दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? ऑप्शन ए चीन के विद्यार्थी से, चिंपैंजी से, मकड़ी से या जीवाणु से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी चिंपैंजी से। नेक्स्ट है 30 नंबर का और ये आज का अंतिम प्रश्न है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है किसमें? जी हाँ, मुकुलन के द्वारा अलैंगिक जनन होता है तो किसमें होता है? ऑप्शन ए कहता है अमीबा में, बी ईस्ट में, सी प्लाज्मोडियम में और डी लेशमनिया में।
इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, ईस्ट में। जी हाँ, ईस्ट में मुकुलन द्वारा अलैंगिक प्रजनन होता है। तो दोस्तों ये था आज का 30 महत्वपूर्ण प्रश्न साइंस के। आशा करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, प्यार से कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।